गाइस, अगर तुम लोगों को सोलो लेवलिंग बहुत बहुत पसंद आया है मगर तुम उसके सीजन 3 का वेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक बार ये वीडियो मेरे भरोसे देख लो। ये एनीमे काफी हद तक सोलो लेवलिंग जैसा है और इनफैक्ट तुम इसे बहुतों को तो सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा पसंद आ सकता है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत वीक होता है और एक दिन उसे कुछ गुंडे पीट रहे थे और तभी उसे जिन्बू की सिस्टम की तरह एक चीज मिलती है जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी घड़ी में टाइम देखकर बोलता है टाइम कम है, और वो ये बोलकर बिना ग्रीन सिग्नल के रोड क्रॉस करने लगता है और अचानक वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है जिससे उसके ड्राइवर का बैलेंस चला जाता है और उसकी कार दूसरी कार से ठुक जाती है। मगर तभी वहां के लोग देखते हैं कि वो लड़का जो कि गाड़ी के सामने आया था वो तो वहां से गायब हो चुका है। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि वो बंदा आखिर इतनी फास्ट गया कहाँ। फिर हम एक लाइब्रेरी में एक लड़की को देखते हैं, तभी उसे कॉल आता है और सामने से एक आदमी उसे बोलता है वो तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गया है। और तभी वहां अंधेरा छा जाता है और वहां के सभी बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और तभी एक आदमी बुक शेल्फ से आर पार होता हुआ निकलता है और हम देखते हैं कि 4 आदमियों ने उस लड़की को घेर लिया है। वो लड़की इन्हें देखकर पैनिक कर जाती है और वहां से भागने लगती है। उस लड़की को जिस आदमी का फोन आया था वो अभी भी कॉल पर था और उसे बता रहा था कि उसे किस तरफ और कहाँ भागना है। वो लड़की उसकी बात मानकर उसके हिसाब से भागने लगती है, मगर जब वो वहां के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो दरवाजा नहीं खुल रहा था और वहां वो चारों भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। तभी उस लड़की से वो दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर जाकर डोर लॉक कर लेती है। तभी वो लड़की उसके पीछे देखती है कि एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और तभी वो चारों भी वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, मगर वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। उन चारों को बस वहां उसका मोबाइल दिखता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस लड़की को अपने हाथों में पकड़कर काफी तेज स्पीड में भागकर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो 4 आदमी भी उसका पीछा कर रहे थे और वो इस लड़के पर गोली चलाते हैं, मगर वो लड़का उससे बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की को वहीं लेटा देता है और उसके हाथ में एक घड़ी रख देता है जिससे उस लड़की के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। फिर वो लड़का उन चारों से लड़ने नीचे जाता है और वो एक आदमी को पंच मारकर उसे दूर करता है। फिर वो 3 आदमी भी उस पर अटैक करते हैं, मगर वो लड़का बड़े आराम से उन सभी की धुलाई करता है। वो उन सबसे लड़ ही रहा था कि तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है शेन्याओ कहाँ है, और वो ये बोलते ही उसे अपने साथ हवा में ले जाता है और उसके बाकी के साथी भी ऊपर आ जाते हैं। मगर वो लड़का काफी तेज होता है और वो उन सबको वहां भी बहुत मारता है और उन्हें एक बिल्डिंग में मार फेंकता है जिससे उस बिल्डिंग में एक धमाका होता है। तभी वो लड़का देखता है कि अभी भी एक आदमी बचा हुआ है और वो लड़का बोलता है लगता है अब और कोई रास्ता नहीं है, और वो अपनी जैकेट उतार देता है। और तभी वो आदमी भी गुस्सा हो जाता है और बिना छुए एक बिल्डिंग को हवा में ले आता है और उस लड़के पर मार फेंकता है। मगर वो लड़का उस बिल्डिंग की तरफ अपना हाथ उठाता है और वो बिल्डिंग टूटकर एक क्यूब बन जाती है और वो उस क्यूब को उस आदमी की तरफ फेंक देता है जिससे वहां एक तेज नीली रोशनी चमकने लगती है और वो लड़का उस आदमी को उस क्यूब के अंदर बंद कर देता है। फिर हम उस क्यूब के अंदर के सीन देखते हैं जहां पर उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया, मगर तभी वो अपने सामने उसी लड़के को देखता है और वो गुस्से में अपनी गन बाहर निकालकर उस पर पॉइंट कर देता है। वो लड़का बोलता है तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, और वो लड़का उस आदमी को पानी में डुबाकर मार देता है जिससे वहां एक तेज रोशनी चमकने लगती है। और तभी हम उसी लड़की शैन्याओ के हाथ की घड़ी को देखते हैं जिसमें टाइम दोबारा पीछे जा रहा था। इसके बाद हम शैन्याओ को देखते हैं जो कि दोबारा उसी लाइब्रेरी में सो रही थी। तभी उसकी दोस्त उसे उठाती है और उससे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने को बोलती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी डेस्क पर वही उस लड़की की घड़ी रखी हुई थी। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे जिनमें शैन्याओ भी थी। वो लोग एक गेम खेल रहे थे जिसमें शैन्याओ हार जाती है। तभी एक लड़का बोलता है शन्या, जैसे कि अब तुम हार गई हो तो तुम्हें एक ट्रुथ बताना होगा, तुम्हें उसका नाम बताना होगा जिसे तुम चाहती हो। तभी वहां पर एक लड़का शर्माने लगता है। इस लड़के का नाम वैंग शाशु है, शायद मैंने इसे गलत प्रोनाउंस करा होगा, ये रही इसकी स्पेलिंग। खैर, वैंग को शर्माते हुए देखकर वो लड़का बोलता है क्या हुआ, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि शन्या तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनकर वैंग काफी शर्मा जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे नहीं लगता कि शैन उसे पसंद करती होगी या उसके लिए कोई फीलिंग होगी। मगर वैंग सिर्फ ऐसा बोल ही रहा था क्योंकि उसके हिसाब से शैन उसे सच में पसंद करती है। तभी वो लड़का बोलता है तुम्हें तो कोई दूसरी लड़की भी पसंद नहीं करेगी, शैन को तो तुम भूल ही जाओ, वैसे भी लड़कियां सिर्फ मेरे जैसे हैंडसम लड़कों को चाहती है। तभी शैन की दोस्त बोलती है सपने देखते रहो, सिर्फ प्रिंस चार्मिंग ही शैन के लायक है ना शैन। शैन फिर उस लड़के का नाम बताने वाली होती है। वैंग भी एक कैन से जूस पीने लगता है। शैन बोलती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो वैंग है। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तुम मजाक कर रही हो ना, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। शैन बोलती है कि वो मजाक नहीं कर रही है, वो वैंग को एलिमेंट्री स्कूल से ही पसंद करती आ रही है। ये बात सुनकर वैंग के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो मन ही मन बहुत बहुत खुश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लोग वैंग को बुरी तरह मार रहे थे और जो बंदा वैंग को मार रहा था वो वैंग से कह रहा था कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उनके बॉस की लड़की को पसंद करने की। हम देखते हैं कि इनके बॉस का नाम सुनजुन है जो कि एक गुंडा है और शैन को काफी पसंद करता है। फिर वो बाकी के गुंडे उससे बोलते हैं कि इसे पानी में मछलियों के नाश्ते के लिए फेंक दो। तभी वैंग के फोन पर शैन का वीडियो कॉल आता है, मगर उसका कॉल सुनजुन उठाता है। शैन उस सुनजुन से पूछती है कि ये तो वैंग का नंबर है, तो उसने कॉल कैसे उठाया और वैंग कहाँ है। सुनजुन शैन को वैंग को पिटते हुए दिखाता है। तभी वैंग बोलता है यह हमारे बीच की बात है, इसमें शैन को बीच में मत लाओ। ये बात सुनकर वो बाकी के गुंडे गुस्सा हो जाते हैं और वैंग को दोबारा घूंसे और मुक्के से मारने लगते हैं। सुनजुन फिर वैंग से पूछता है तो बता, तू शैन को भूल जाएगा या नहीं, सोच समझ कर जवाब देना। शैन सुनजुन को वैंग को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर सुनजुन उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी वैंग सुनजुन को बोलता है सुन ले रे छपरी,
तुझ जैसे को शैन कभी पसंद नहीं करेगी, तो उसके लायक ही नहीं है। और वैंग ये बोलते ही उसके एक गुंडे के सर पर अपना सर मार देता है और फिर वैंग पानी में गिर जाता है। वो गुंडे उसे ये करता देख बहुत डर जाते हैं। सुनजुन उसके गुंडे को बोलता है, अबे बेवकूफ, तूने उसे गिरने से रोका क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था कि बॉस वो मुझे मारेगा और पानी में गिर जाएगा। अब हम क्या करें? अब हम वैंग को देखते हैं। वैंग अब उस गहरे पानी में डूब रहा था और सोच रहा था, मैं जिसे पसंद करता हूँ, अगर उसे ही नहीं बचा पाया तो मेरा जीना बेकार है। फिर हम एक फ्लैशबैक में वैंग के बचपन को देखते हैं, जहाँ हर बच्चा वैंग का मजाक उड़ाता था, इसलिए वैंग अकेला भी रहता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, सब बच्चे स्कूल से अपने घर चले जाते हैं, मगर वैंग छाता नहीं लाया था, इसलिए वो स्कूल के बाहर ही बैठा था। तभी शैनवा आती है और उसे बोलती है कि वो छाता लेकर आई है और वो उसे घर छोड़ देगी, मगर वैंग बहुत शर्मा रहा था और उसे मना कर रहा था। मगर शैन उसे बोलती है कि उसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, और वो दोनों फिर साथ में चले जाते हैं। फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ वैंग पानी में डूब रहा था। तभी वैंग को पानी में एक तेज रोशनी दिखती है और वो उसी तरफ जाने लगता है। वैंग जब वहां जाकर देखता है तो उसे वहां एक क्यूब मिलता है, जिसमें से एक तेज रोशनी आ रही थी। वैंग फिर इस क्यूब को उठाता है, मगर तभी वो क्यूब उसके हाथ में से निकलता है और हवा में उड़ने लगता है, और अचानक से वो क्यूब वैंग के पेट में चला जाता है। वैंग को अपने पेट में बहुत गर्म लगता है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वैंग अचानक एक जगह नीचे की ओर खींचा चला जाता है। वैंग खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगती है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक क्यूब की शेप जैसे कमरे में था। उसे लग रहा था कि शायद वो मर गया, या फिर शायद उसे किसी एलियन ने किडनैप कर लिया। वैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उस क्यूब में से एक आवाज आती है, और वो आवाज उस क्यूब के होस्ट की होती है। वो होस्ट उसे बताता है कि वो अपने आसपास 15 मीटर के रेडियस वाले एक टेलीपोर्टेशन एरिया बना सकता है, फिर वो खुद को उस एरिया में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी वैंग एक जगह हवा में टेलीपोर्ट हो जाता है, और वैंग उसी जगह टेलीपोर्ट होता है जहाँ से वो पानी में गिरा था, और वो देखता है कि वो गुंडे उसे ढूंढ रहे थे। तभी वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है और वैंग इस बार क्लासरूम में आ जाता है। तभी वो होस्ट उसे बताता है कि उसने लगातार स्पेस टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर लिया है। फिर वैंग अपने घर आ जाता है, जहाँ शैन उसे कॉल करती है। शैन उससे उसका हालचाल पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर गया है, मगर वैंग उसे बताता है कि वो ठीक है, और वैंग शैन को आराम करने के लिए बोलता है और कॉल कट कर देता है। फिर वैंग जैसे लेटता है कि तभी वो होस्ट उसे दोबारा आवाज देता है। वो होस्ट उसे बताता है कि वो उसके अंदर ही मौजूद है। तभी वो होस्ट उसे दोबारा से उस क्यूब में टेलीपोर्ट कर देता है। होस्ट उसे बताता है कि उसने उसके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बना लिया है, और वैंग अब एक हॉरर क्यूब का यूजर बन गया है, अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम का। होस्ट उसे बताता है कि जब वैंग ने उसे छुआ था तब से वो उसका मास्टर बन चुका है। वैंग उसे पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। होस्ट उसे बताता है कि वो उसकी इच्छा को पूरी करेगा और उसे इस दुनिया का राजा बनाएगा। अब क्यूब वैंग को दोबारा टेलीपोर्ट कर देता है और उसे एक बिल्डिंग के टेरेस पर ले आता है। तभी क्यूब उसे बताता है कि उसकी एनर्जी बस खत्म ही होने वाली है, इसलिए वैंग 1 मिनट के बाद ही खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। वैंग सोचता है ये ऑटोमेटिकली एनर्जी सेविंग मोड पर चला गया, शायद मुझे इसे बेवजह यूज नहीं करना चाहिए। अब वैंग क्यूब से एक सवाल पूछता है कि वो किसी एग्जैक्ट लोकेशन पर खुद को कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो कहीं और टेलीपोर्ट होकर नीचे गिर के मर भी सकता है। क्यूब बोलता है कि उसे माइक्रोवेव रेडिएशन की यूज करना होगा सेंस करने के लिए, फिर वो फील्ड में सब कुछ देख सकता है, और उसे इस चीज के लिए अपनी आंखें यूज नहीं करनी, बल्कि अपनी कोर यूज करनी है। फिर वैंग अपने आसपास की चीजों को सेंस करने लगता है, और तभी वैंग सच में सब कुछ देख पा रहा था। क्यूब उसे आगे बताता है कि ये करके वो अपने आसपास 15 मीटर के अंदर कुछ भी देख सकता है। वैंग ये सुनकर अपनी कोर की मदद से चीजों को देखने लगता है, और वैंग सच में अपने आसपास के घरों में आसानी से देख पा रहा था। अब वैंग दोबारा से क्यूब में आ जाता है और वो काफी थका हुआ था। क्यूब उसे बताता है कि अगर वो अपनी सेंसरी एबिलिटी और टेलीपोर्टेशन को लगातार यूज करेगा तो इसमें वैंग की काफी एनर्जी खर्च हो जाएगी, और वैंग ऐसा बिगिनर काफी अच्छा कर रहा है। और तभी वैंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि क्यूब वैंग को उसके बेडरूम में भेज देता है। तभी वैंग देखता है कि उसके बगल में वही क्यूब रखा हुआ है। वैंग उसे बोलता है कि वो उसकी बॉडी से बाहर कैसे आ गया। क्यूब उसे बताता है कि अगर वो उसकी बॉडी में रहा तो वो उसकी एनर्जी कंज्यूम करता रहता, और अगर वो मर जाता है तो साथ ही वो क्यूब भी गायब हो जाएगा। इसलिए जब वैंग बहुत थका हुआ और कमजोर था तब क्यूब के लिए उसकी बॉडी से बाहर निकलना ही सबसे बेस्ट चॉइस होती है। वैंग फिर उस क्यूब से पूछता है अब वो एक सुपर ह्यूमन है। वैंग फिर इंटरनेट पर उस हॉरिडर क्यूब के बारे में सर्च करता है, मगर उसे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी वैंग के फोन पर शैन का मैसेज। वैंग फिर उस क्यूब से पूछता है कि वो सुपर पावर के साथ और स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। क्यूब उसे बताता है कि उसका क्योंकि वो उसकी फैमिली की है। तभी क्यूब को गार्डन में पड़ा एक जेम डिटेक्ट होता है। फिर वैंग एक शवल लेकर गार्डन में चला जाता है। वैंग क्यूब से पूछता है कि वो जेम कहाँ है, मगर क्यूब उसे कहता है कि वो उसे खुद ढूंढना होगा अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके, ताकि उसे इसकी आदत पड़ जाए। वैंग फिर अपनी पावर्स को यूज करके उस जेम को ढूंढ लेता है। वैंग क्यूब से कहता है कि ये तो एक मामूली जेम है। क्यूब उसे कहता है कि हाँ, ये बेसिक जेम जरूर है, मगर इसे अभी के लिए अपग्रेड करने में यूज किया जा सकता है। तभी उस जेम में से बिजली चमकने लगती है। वैंग उस क्यूब से पूछता है अब बताओ हमें इसके साथ क्या करना है। क्यूब उसे बताते हैं कि उन्हें इस जैम को स्पेस में डिवोटिंग माउथ में डालना होगा, और तभी वैंग उस क्यूब के अंदर आ जाता है और उस जैम को क्यूब के अंदर डाल देता है, और तभी उस क्यूब के अंदर लाइटनिंग होने लगती है। तभी वैंग को अपने अंदर से पावर फील होने लगती है। क्यूब उसे बताते हैं कि उस बेसिक जैम ने उसे 2 स्ट्रेंथ पॉइंट और एक एंड्योरेंस पॉइंट को ऐड कर दिया है, जिससे उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ गई है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह के 8 बज गए हैं, और वैंग सोकर उठता है और भागते भागते अपने स्कूल पहुंचता है, क्योंकि वो लेट हो गया था। क्लासरूम में सैन उससे पूछती कि रात को उसने कॉल क्यों काट दिया था। वैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
तभी वहाँ वही गुंडा सुनजुन और उसके साथी आ जाते हैं जो कि एक लड़के को पीट रहे थे। सुनजुन फिर अंदर आता है और पूछता है वैंग कहाँ है। वैंग उससे बचने के लिए एक बुक के पीछे छुपता है, मगर सुनजुन उसे देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। वैंग क्यूब से पूछता है कि जो पावर उन्हें कल उस स्टोन से मिली थी, क्या उतनी पावर से वो उन्हें हैंडल कर सकता है। क्यूब बोलता है कि हाँ, इन लोगों की एवरेज कॉम्बैट पावर सिर्फ 5 है और उसके मास्टर यानी वैंग की 22, तो ये इन्हें आराम से संभाल सकते हैं। तभी अचानक शैन खड़ी होती है और सुनजुन से रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां से चले जाए। सुनजुन शैन को बोलता है अब तो तुम भी मान जाओ शैन कि वैंग सिर्फ एक डरपोक है, वो तुम्हें एक लड़की को अपनी ढाल बनाकर यूज कर रहा है। शैन सुनजुन को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उनका पीछा छोड़ दे। तभी वैंग खड़ा होता है और बोलता है शैन मुझे माफ करना तुम्हें तकलीफ देने के लिए, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो चल सुनजुन, आज इस किस्से को खत्म करते हैं। सुनजुन गुस्से में वैंग की टी शर्ट पकड़ लेता है और उससे कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तू मरना चाहता है क्या। मगर तभी वैंग अपने हाथ से सुनजुन के हाथ को जकड़ लेता है और सुनजुन रियलाइज करता है कि वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहा और वो सोच में पड़ जाता है कि वैंग के पास आखिर इतनी ताकत आई कहाँ से। तभी वैंग सुनजुन को बड़े बैडस अंदाज में बोलता है सुन सुनजुन, तू हमारा पीछा छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो अगर मैं बदतमीजी पर उतर आया तो तू बचेगा नहीं। मगर तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। सुनजुन जाते जाते वैंग के कान में बोलता है शाम के 5 बजे नॉर्थ बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलते हैं, ठीक है ना। और सुनजुन वहां से चला जाता है। शैन वैंग से पूछती है कि सुनजुन ने उसके कान में क्या कहा, मगर वैंग को दूसरा बहाना बनाकर बात टाल देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सुनजुन को देखते हैं। वैंग की ग्रिप की वजह से सुनजुन का हाथ सूज गया था। सुनजुन सोच रहा था उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। अब कुछ भी हो, मैं उससे इस चीज का बदला लेकर आऊंगा। तभी वह सुनजुन का एक पंटर आता है और सुनजुन से कहता है कि जो भी उसने ऑर्डर करा था वो सब रेडी है। अब हम वैंग को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है। तभी वैंग देखता है कि वहीं पास में ही सुनजुन और उसके गुंडे बैठे हुए थे। वो सभी गुंडे वैंग का बस मजाक उड़ा रहे थे। तभी सुनजुन उसके आदमी से बोलता है दरवाजा बंद कर दो ताकि बाहर शोर शराबा ना जाए, क्योंकि हमें अपने इस मेहमान की अच्छे से खातिरदारी जो करनी है। तू कल तो भाग गया था मगर आज नहीं भाग पाएगा। तभी क्यूब वैंग को बोलता है मास्टर, यहाँ टोटल 13 दुश्मन है। वैंग बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में क्यूब से पूछता है तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्यूब बोलता है कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है और ये जवाब सुनकर वैंग के होश उड़ जाते हैं। सुनजुन बोलता है ओह, तो तुम्हें अब डर लग रहा है, अच्छी बात है। सुनजुन फिर अपने सभी गुंडों के साथ वैंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुनजुन वैंग को बोलता है देख, तू चाहे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तू शैन से मिलना बंद कर दे और अभी अपने घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांग ले। वैंग सुनजुन से कहता है तू अपने इन सभी साथियों को क्यों लेकर आया है, मुझे नहीं पता था कि तुझ जैसा बॉस एक मामूली 1v1 फाइट करने से भी डरता है। वैसे मैंने तुझे सुबह छोड़ दिया था मगर अब नहीं छोड़ूंगा। तभी सुनजुन का एक आदमी सामने आता है और सुनजुन से कहता है कि उसे इस खतरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे वो संभाल लेगा। उसके बाकी के गुंडे वैंग को बताते कि ये क्यांग है और उनके गैंग का सबसे ताकतवर बंदा। वैंग क्यूब से उसकी कॉम्बैट पावर पूछता है। क्यूब बताता है कि उसकी कॉम्बैट पावर 10 है। वैंग फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और मन में सोचता है इसे मैं संभाल लूंगा, मगर मुझे अलर्ट रहना होगा। कैंग फिर वहां पर एक बास्केटबॉल उठाता है और वैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ जोर से फेंकता है, मगर वैंग के रिफ्लेक्सेस अब काफी अच्छे हो चुके थे, इसलिए वो उस बॉल से बच जाता है। कैंग फिर वैंग से लड़ना शुरू करता है, मगर वैंग उसके हर अटैक को आराम से संभाल लेता है। वहाँ शैन को वैंग की फिक्र हो रही थी और वो वैंग को कॉल कर रही थी, मगर वैंग का कॉल नहीं लग रहा था। अब हम दोबारा उन दोनों को देखते हैं। कैंग के हर मूव को वैंग आराम से डॉज कर रहा था। कैंग अब लड़ते लड़ते काफी थक जाता है। क्यूब वैंग को बोलता है मास्टर, उसने अपनी आधी एनर्जी यूज भी कर ली है, आप सही मौका देखते उस पर एक खतरनाक अटैक कर दीजिएगा। सुनजुन सोच में पड़ जाता है कि वैंग इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो गया और कैंग उसे टच तक नहीं कर पा रहा। कैंग अब बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही वो वैंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी मौका देखते ही वैंग कैंग का एक पैर पकड़ लेता है और उसे बोलता है तू तो गया, और वैंग कैंग को एक बहुत जोरदार पंच मारता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वैंग ने उनके सबसे ताकतवर बंदे को इतनी आसानी से कैसे पीट दिया। कैंग अब जमीन पर ही लेट जाता है। वैंग सुनजुन को बोलता है सुनजुन, तेरा ही चेहरा तो हार गया, अब ये और नहीं लड़ पाएगा, तो अब अगला नंबर तेरा है, ले जाते हो। वैंग समझ जाता है कि वो सब एक साथ लड़ने वाले हैं। वैंग क्यूब से पूछता है कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्यूब उसे बोलता है कि इस टकले को छोड़कर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 30% हो चुकी है। अब वो सभी गुंडे वैंग से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। सब गुंडे वैंग पर अटैक कर देते हैं, मगर वैंग भी इन सभी को अच्छा काउंटर अटैक कर रहा था और साथ ही क्यूब भी उसे ये बता रहा था कि कौन सा एनिमी कहाँ से अटैक कर रहा है, जिससे वैंग के लिए लड़ना और भी आसान हो जाता है। मगर तभी एक आदमी वैंग को लात मार देता है और वैंग भी अब लड़ते लड़ते थक जाता है। सुनजुन अपने सभी गुंडों को एक साथ उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। वैंग अब एक ऊंची छलांग लगा के ऊपर आ जाता है। वैंग रियलाइज करता है कि वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, इस वजह से वो इतना जल्दी थक गया है। वैंग नीचे आकर दो गुंडों को गिराता है। तभी एक गुंडा वैंग को पीछे से आकर पकड़ लेता है और एक दूसरा गुंडा भागते हुए आता है और वैंग को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वैंग दूर जाकर गिरता है। वैंग अब दोबारा लड़ने के लिए खड़ा होता है, मगर वो सभी गुंडे एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और वैंग को मारते हैं, मगर वैंग किसी तरह खुद को संभालता है और दोबारा उन गुंडों को पीटने लगता है। और तभी वैंग एक गुंडे का पैर पकड़कर उसे गोल गोल घुमाता है और उसे जोर से सुनजुन की तरफ फेंक देता है। सुनजुन को बहुत डर लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वैंग इतना ताकतवर कैसे हो गया। वैंग अब उन सभी गुंडों को हरा देता है और सुनजुन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। क्यूब वैंग को समझाता है कि वो बुरी तरह थक गया है और वो अब बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। वैंग बोलता है कि वो जानता है, मगर उसे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। सुनजुन को बहुत डर लग रहा था और वो कहता है
मेरे मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। अब तक रात भी हो चुकी थी। वैंग सुनजुन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑन होती है और वहाँ एक और गैंग आती है। ये गैंग इस फाइट को शुरुआत से ही देख रही थी और ये लोग अब नॉर्थ सिटी गैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका बॉस बोलता है, मुझे लगा था कि नॉर्थ सिटी गैंग बहुत ताकतवर है, मगर तुम सब तो इस अकेले लड़के से ही पिट गए। ये दरअसल साउथ सिटी गैंग है और ये बंदा इस गैंग का बॉस है जिसका नाम है हुओ हुआन। सुनजुन हुओ से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हुओ बोलता है, तुम्हें पिटता हुआ देख के मजा आया, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूँ। वो आगे बोलता है, सुनजुन, तुम खुद को नॉर्थ सिटी गैंग का बॉस बोलते हो ना, मगर तुम तो एक लल्लू हो जो कि एक अकेले लड़के से ही हार गया। सिटी ए की बॉस की पोजीशन मेरी होनी चाहिए। तभी वैंग बीच में बोलता है, मुझे तुम लोगों की लड़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुम्हें शेन को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। वो बोलता है, तू कौन है बे? तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। और हमें पता चलता है कि इस गैंग ने भी वैंग को पीटने का प्लान बना लिया है। क्यूब वैंग को बोलता है, मास्टर, आपकी हालत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़ पाए, इसलिए आपको पीछे हट जाना चाहिए। वो सुनजुन से कहता है कि वो तो इससे पिट गया, मगर अब वो उसे दिखाएगा कि असली लड़ाई क्या होती है। अब वो पूरी की पूरी गैंग वैंग की तरफ दौड़ने लगती है और वैंग भी भागने लगता है क्योंकि अब वो नहीं लड़ सकता। तभी वैंग को एक आइडिया आता है और वो टेलीपोर्ट होकर लाइट के मेन स्विच को ऑफ कर देता है, जिससे वह अंधेरा हो जाता है। वैंग दोबारा टेलीपोर्ट होकर हुओ के पीछे आ जाता है। हुओ अपने बंदों को मेन स्विच चेक करने को बोलता है, मगर तभी वैंग उसके सामने आ जाता है और उसके गले को दबोचकर उसे नीचे गिरा देता है। और फिर वैंग एक एक करके सभी गुंडों को पीटने लगता है। उनका एक बंदा स्विच ऑन करता है जिससे वहां लाइट आ जाती है, मगर जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी गैंग को वैंग ने धो डाला है। सुनजुन मन ही मन सोच रहा था कि ये वैंग इंसान ही है ना। तभी वहां बाहर शैन और कुछ लोग भी आ जाते हैं और दरवाजा खोलने को बोलते हैं। तभी सुनजुन चुपचाप बिना आवाज करे भागने की कोशिश करता है, मगर वैंग उसे देख लेता है और उसके सामने आ जाता है। सुनजुन वैंग से माफी मांगने लगता है। वैंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना होगा। अब शैन और बाकी सब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सुनजुन वैंग को पीट रहा था, जो कि असल में एक नाटक था, क्योंकि वैंग नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स के बारे में शैन या किसी और को पता चले। वैंग अब उसकी पावर्स को समझ चुका था, मगर उसे अभी और स्ट्रांग होना था, जिसके लिए उसे जेम्स चाहिए होंगे और वैंग अब इन्हीं जेम्स को खोजेगा। मगर ज्यादातर कीमती जेम्स दूसरों के ही होते हैं, इसलिए वैंग डिसाइड करता है कि वो जंगल में जाकर कीमती जेम्स को ढूंढेगा, क्योंकि वो किसी से जबरदस्ती जेम्स नहीं लेना चाहता। और वो जिस जंगल में आया है वो उसके घर के पास एक माउंटेन पर ही है। अब यहाँ वैंग को कुछ जेम्स डिटेक्ट भी होते हैं, मगर या तो वो किसी बड़ी चट्टान में या किसी बड़ी और गहरी लेक में या जमीन की गहराई में थे, जिन्हें पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वैंग थक हार के वहीं लेट जाता है और सोचता है कि इन जेम्स को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी क्यूब उसे बोलता है कि वो अभी जिस जगह पर है उस जमीन के नीचे एक खोखला एरिया डिटेक्ट हुआ है और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग जेम डिटेक्ट हो रहा है। वैंग वहां टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, मगर वो वहां टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा था। क्यूब उसे बताता है कि जिस एक्सप्लोरेबल एरिया पर वो टेलीपोर्ट होना चाहता है, अगर वो कम्प्लीटली सील हो तो वो वहां टेलीपोर्ट नहीं हो सकता और कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए टेलीपोर्टेशन के लिए। वैंग को तभी एक आइडिया आता है और वो वहीं पास ही के एक लेक के पास आ जाता है, क्योंकि पानी ग्रेविटी की वजह से किसी भी गैप में चला जाता है। अब वैंग अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके उस गैप में टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है और वैंग वहां टेलीपोर्ट हो जाता है। वैंग अब उस एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी क्यूब वैंग को बताता है कि उसने जेम को डिटेक्ट कर लिया है, वो जेम ठीक उसके आगे ही है, मगर वैंग देखता है कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। वैंग अब बहुत उदास हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। वैंग अब अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके सेंस करने लगता है और इसे सेंस होता है कि कहीं से हवा आ रही है। वैंग फिर इस होल का पता लगा लेता है जहाँ से हवा आ रही थी और वैंग फिर खुद को वहां टेलीपोर्ट कर लेता है, मगर तभी वैंग की टॉर्च नीचे गिर जाती है। तभी क्यूब उसे बताता है कि एक क्लस्टर जेम बस पास ही है। वैंग को भी वो स्टोन्स दिख जाते हैं, मगर वो नीचे होते हैं और वैंग काफी ऊंचाई पर खड़ा था, जिसकी वजह से उसे पहले नीचे जाने का रास्ता खोजना होगा, नहीं तो वो वैसे भी 2 बार टेलीपोर्टेशन को यूज करके भी वहां तक पहुंच सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वैंग के पीछे एक बहुत बड़ा सांप आ गया है। वो सांप उसे खाने ही वाला था कि वैंग खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। वैंग की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को रीसेट होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए वैंग पैदल ही उन जेम्स तक जाने लगता है और वहां वो सांप भी वैंग का पीछा कर रहा था। वैंग अब उन जेम्स से काफी करीब आ जाता है। वैंग सोचता है, उन जेम्स तक पहुंचने के लिए मुझे इन स्टोन पर से जाना होगा, मगर अगर मैं वहां टेलीपोर्ट भी हूँ तो भी मैं खराब बैलेंस की वजह से नीचे गिर के मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो सांप भी वैंग के पास आ जाता है और उसके जस्ट पीछे ही होता है। वो सांप उसे खाने ही वाला होता है कि वैंग खुद को दोबारा टेलीपोर्ट कर लेता है और एक पत्थर को टाइटली पकड़ लेता है। वैंग अब खुद को एक रस्सी से बांधकर उन जेम्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी एक जेम टूटने के बाद नीचे गिरता है, मगर वैंग खुद की जान को जोखिम में डालते हुए उस जेम को पकड़ लेता है, मगर वो नीचे गिरता नहीं क्योंकि उसने खुद को रस्सी से बांधा हुआ था। वैंग उस जगह की गहराई को देखकर हैरान था और वो जानना चाहता था कि नीचे क्या है, इसलिए वो अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करता है और सेंस करने लगता है। मगर तभी वैंग किसी चीज को सेंस करता है जो कि मूव कर रही थी और वो ठीक उसके बगल में ही थी, और वो जैसे ही उधर देखता है तो वहां वही सांप था। वैंग काफी डर जाता है
और वो सांप भी वैंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वैंग नीचे गिर जाता है, मगर वैंग रस्सी के सहारे बच जाता है और वो सांप नीचे गिर जाता है, मगर तभी वैंग की रस्सी भी टूट जाती है और वो भी नीचे पानी में गिर जाता है। वो सांप अब वैंग पर अटैक करता है और वैंग को अपनी पूंछ पर जकड़ लेता है। वैंग खुद को क्यूब स्पेस में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वैंग क्यूब से पूछता है कि वो खुद को क्यूब स्पेस में टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। क्यूब उसे बताते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसका वजन उसके मास्टर के शरीर के आधे से ज्यादा हो, वो उसे क्यूब स्पेस में नहीं ले जा सकता। वैंग बोलता है, अबे बेवकूफ, मैंने कब कहा कि इसे भी मेरे साथ टेलीपोर्ट करना है। मगर वैंग समझ जाता है कि वो टेलीपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इस सांप ने उसे जकड़ रखा है। इसलिए वैंग उस सांप में अपनी शवल घुसा के खुद को फ्री कर लेता है और क्यूब में टेलीपोर्ट हो जाता है। वैंग क्यूब को ऑर्डर देता है कि उसने जितने भी जेम्स को इकट्ठा किया है उनसे जुड़ जाओ। क्यूब वैंग को बताता है कि उसने अभी 11 जेम्स इकट्ठा किए हैं और उन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है। क्यूब वैंग को एक और चीज बताता है कि जेम्स को 3 लेवल में डिवाइड किया है। सबसे पहले एलिमेंट्री लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और आखिर में एडवांस लेवल। और हर 3 जेम्स को सिंथेसाइज करके उनसे एक हायर लेवल जेम्स बनाया जा सकता है और एडवांस लेवल जेम्स सबसे अच्छे होते हैं और एलिमेंट्री लेवल के कम इफेक्ट्स होते हैं। क्यूब वैंग से पूछता है कि क्या वो इन जेम्स को सिंथेसाइज करना चाहता है। वैंग बोलता है, हाँ, मुझे एक एडवांस लेवल जेम चाहिए। क्यूब बोलते हैं कि एडवांस लेवल जेम पाने के लिए 100 घंटे लगेंगे। वैंग फिर 9 जेम्स को सिंथेसाइज होने देता है और 2 जेम्स को यूज कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड डबल हो जाती है और उसकी स्पिरिट 4 से बढ़ गई है। वैंग अब उस सांप के सामने खुद को टेलीपोर्ट करता है और वैंग अब उस सांप से लड़ने के लिए रेडी होता है और वो उस सांप पर अटैक कर देता है और वैंग की स्पीड काफी तेज हो चुकी थी और आखिर में वैंग उस सांप को हरा देता है। तभी वैंग को पानी में एक और एलिमेंट्री लेवल का जेम मिलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सुंजन और हुओ को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में थे और वैंग से बदला लेना चाहते थे।